हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक इन बंग स्कूल एपिसोड। धारावी जो एशिया का सबसे बड़ा स्लम है, लेकिन यही स्लम अपनी स्मॉल स्केलिंग इंडस्ट्रीज की हेल्प से एनुअली $1 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करता है। ना अगर आप इसको कंपेयर करोगे पाकिस्तान के मोस्ट प्रॉस्परस स्टेट पंजाब से, तो जहां पंजाब अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से भी इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाता है। तो हम सबको पता है कि महाराष्ट्र इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, बट क्या वो रिचेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया भी है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली में गोवा इज द रिचेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। एंड जब हम गोवा का नाम लेते हैं तो डेफिनेटली आपके मन में आ रहा होगा टूरिज्म, एंड टूरिज्म की हेल्प से ही गोवा ने इतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया होगा, बट ऐसा भी नहीं है। एक्चुअली में गोवा ने इतना ज्यादा रेवेन्यू अपनी माइनिंग इंडस्ट्री से जनरेट किया है। एंड इसके पीछे भी एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कंट्रोवर्शियल स्टोरी है जिसे हम इस वीडियो में जानेंगे, एंड कैसे अंडमान निकोबार इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड पार्ट बन सकता है फ्यूचर में, जिससे इंडियन इकोनॉमी को काफी ज्यादा बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन द शो नाउ। मैं इस स्टोरी को शुरू से शुरू करना चाहता हूँ। तो हम चलते हैं 1946 में, जब इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन नहीं था। एंड उस टाइम इंडिया काफी सारे हिस्सों में डिवाइडेड था, बट हम मेनली इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, प्रिंसली स्टेट एंड ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स में हैदराबाद के निजाम वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट रूलर थे उस टाइम के, एंड उसके पीछे की वजह थी हैदराबाद में प्रेजेंट डायमंड्स की माइंस, जिसकी वजह से हैदराबाद के निजाम के पास उस टाइम के वर्ल्ड के मोस्ट प्रीशियस ज्वेलरी के कलेक्शंस थे। एंड उनके बाद आते हैं ग्वालियर के सिंधिया डायनेस्टी। डेफिनेटली आप इनको तो जानते ही होंगे, इनका नाम है ज्योतिराज सिंधिया। करंटली ये इंडिया के सिविल एविएशन मिनिस्टर है, एंड ये भी इसी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। एंड इनकी भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है कांग्रेस से बीजेपी तक आने की, जिसे हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ इसके बाद आते हैं मैसूर के किंग के पास। मैसूर काफी ज्यादा फेमस था अपने पैलेसेस को लेके, एंड डेफिनेटली आपने इस पैलेस को तो देखा ही होगा। डिड यू रिमेंबर्ड? नाउ अगर आपने इस पैलेस को किसी मूवी में देखा है तो फटाक से कमेंट सेक्शन में उस मूवी का नाम लिखिए। आपको मैं 3 सेकंड देता हूं। 1 2 3। नाउ इस पैलेस का नाम है ललिता महल पैलेस, एंड ये काफी सारी मूवीज की शूटिंग में यूज हुआ है। एंड जहां तक मुझे याद आ रहा है, इसको हमने मर्द मूवी में भी देखा था, एंड उसके बाद रिसेंटली KGF में भी इस मूवी का यूज किया गया है एज अ हाउस ऑफ गरुड़ा, जो कि बाद में यश का हाउस भी बन जाता है। एंड इस पैलेस की भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक्चुअली में मैसूर के किंग ने इस पैलेस को उस टाइम ब्रिटिश वाइसरॉयज के लिए एज अ गेस्ट हाउस बनवाया था, जो कि बाद में कर्नाटक गवर्नमेंट ने इसको कैप्चर कर लिया। नाउ अब बात करते हैं ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट्स की, जहां मद्रास प्रेसिडेंसी साइज में सबसे बड़ी थी, एंड यहाँ पे काफी ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन भी रहती थी। एंड इन्हीं दोनों फैक्टर्स की वजह से मद्रास में काफी ज्यादा इकोनॉमिकल एक्टिविटीज हुआ करती थी, जिसने मद्रास की इकोनॉमिकल ग्रोथ में काफी ज्यादा हेल्प की। एंड सेकंड नंबर पे आता है बॉम्बे प्रेसिडेंसी। बॉम्बे स्टार्टिंग से ही वर्ल्ड की मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज में से एक रहा, एंड धीरे धीरे 19th सेंचुरी तक आते आते बॉम्बे ब्रिटिश रूल के अंदर एक फाइनेंशियल एंड इंडस्ट्रियल हब भी बन गया। लेकिन बाय द टाइम ऑफ 26 जनवरी 1950 तक इंडिया एक रिपब्लिक नेशन बन चुका था, एंड पूरे इंडिया को 28 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया। एंड तब हम देखते हैं राइज ऑफ महाराष्ट्र एज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। नाउ महाराष्ट्र की इकोनॉमिकल राइज के पीछे बेसिकली 3 रीजन थे। पहला था गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि ब्रिटिश टाइम से ही महाराष्ट्र में ऐसी काफी सारी सिटीज थी जैसे कि पुणे, नागपुर एंड बॉम्बे, जो कि एक इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल हब हुआ करती थी, जिसने महाराष्ट्र को बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में एक इनिशियल पुश दिया। एंड सेकंड, गुड गवर्नमेंट पॉलिसीज। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट इनिशियल स्टेज से ही काफी ज्यादा क्लियर थी कि कैसे उन्हें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अपने स्टेट में अट्रैक्ट करना है, जिससे वो अपने स्टेट में ही छोटे बड़े इंडस्ट्रीज लगा पाए एंड एक बड़े नंबर में जॉब क्रिएशन कर पाए। एंड थर्ड, स्किल्ड वर्कफोर्स। अगर हम इंडिपेंडेंट इंडिया को देखें, जहां लिटरेसी काफी ज्यादा कम थी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ लिटरेसी या तो महाराष्ट्र या इसके आसपास के स्टेट्स में थी। एंड उसके बाद गवर्नमेंट ने भी अपनी काफी सारी पॉलिसीज के थ्रू अपनी यूथ को स्किल प्रोवाइड किया। एंड इन तीनों फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से ही हमने देखा फाइनेंशियल राइज ऑफ महाराष्ट्र। नाउ यहाँ मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट डिस्कस करना चाहूंगा। धारावी जो एशिया का सबसे बड़ा स्लम है, बट यही स्लम अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की हेल्प से एनुअली $1 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करता है।
नाउ अगर आप इसको कंपेयर करोगे पाकिस्तान के मोस्ट प्रॉस्परस स्टेट पंजाब के साथ, जो अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से भी इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाता है, बट इन सब के बावजूद भी महाराष्ट्र रिचेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया नहीं है। तो एक्चुअली में रिचेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया है कौन? तो वो है गोवा। यू हेड इट राइट, जो कि स्मॉल स्टेट भी है। नाउ यहाँ हमें देखना होगा कि हमने रिचेस्ट स्टेट की डेफिनेशन क्या ली है। तो यहाँ जो हमने डेफिनेशन यूज की है वो है जीडीपी पर कैपिटा। नाउ एक्चुअली में जीडीपी पर कैपिटा होता क्या है? तो अगर हम एक स्टेट की टोटल वेल्थ को ले एंड उसको डिवाइड कर दे उस स्टेट की पॉपुलेशन के साथ, तो जो वैल्यू हमारे सामने आती है उसे बोलते हैं हम जीडीपी पर कैपिटा। नाउ अगर हम 2021 के फाइनेंशियल रिपोर्ट को देखें, जो कि अभी तक की लेटेस्ट रिपोर्ट है, तो हमें कुछ ये फिगर्स देखने को मिलते हैं जीडीपी पर कैपिटा की, जहां ओवरऑल इंडिया की इनकम $19,000 है, बट महाराष्ट्र की $25,000 एंड गोवा की $45,000 है, जो कि किसी भी स्टेट की कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है। नाउ जब मैं गोवा का नाम लेता हूं तो डेफिनेटली आपके मन में आया होगा टूरिज्म, कि गोवा ने टूरिज्म की हेल्प से इतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया होगा, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। गोवा ने ये रेवेन्यू अपनी माइनिंग इंडस्ट्री से जनरेट किया है। यू हेड इट राइट, एंड इसके पीछे एक काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल स्टोरी भी है। एक्चुअली में 2009 से 10 तक आते आते माइनिंग इंडस्ट्री गोवा की रेवेन्यू में 30 to 40% इंक्लूड करने लगी थी, जो कि इसके टूरिज्म सेक्टर के रेवेन्यू से भी ज्यादा था। लेकिन 2012 तक आते आते ये माइनिंग काफी ज्यादा इलीगल होने लगी एंड 2012 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस माइनिंग पे बैन लगा दिया। बट क्योंकि इतने टाइम में गोवा की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन माइनिंग इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड हो चुकी थी एंड इस बैन के बाद ये सारी पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड हो गई, जिसकी वजह से गवर्नमेंट पे काफी सारे एलिगेशंस लगे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट पे भी काफी ज्यादा प्रेशर बनने लगा था एंड 2015 तक आते आते सुप्रीम कोर्ट ने ये बैन हटा दिया। बट इसके साथ साथ ही काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन इन पे लगा दिए। इन कंक्लूजन माइनिंग रेवेन्यू 30 से 40% से गिर के 5 से 6% का रह गया। तो हमें ये तो पता चल गया कि किसी स्टेट या नेशन का रिचेस्ट होना और उसके साइज में बड़ा होने का कोई रिलेशन नहीं है। एंड ऐसी ही दो एग्जांपल मकाओ एंड सिंगापुर है, जहां मकाओ की जीडीपी पर कैपिटा $81,000 है एंड वहीं सिंगापुर की $61,000। नाउ इनके इतने वेल्दी होने के पीछे मेनली दो रीजन है। पहला, इनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, क्योंकि इनकी जियोपॉलिटिकल लोकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा बड़े नंबर में इन्वेस्टमेंट होती है एंड इनकी लोकेशन काफी बिजी सी रूट में आती है, जिसकी वजह से जो शिप्स काफी अप्स एंड डाउन्स करते रहते हैं फॉर देयर ट्रेड, दे नीड अ पोर्ट एंड ये स्टेट्स उनको ये पोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। एंड सेकेंड है टूरिज्म, क्योंकि ये आइसलैंड्स नेचुरल ब्यूटी से इनरिच्ड रहते हैं एंड यहाँ पे हम कुछ ऐसी स्पीशीज भी देख सकते हैं जो हमें नॉर्मल वर्ल्ड में देखने को नहीं मिलती है एंड इन्हीं दोनों कारण की वजह से ये आइसलैंड्स काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं। नाउ अब आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि हमारे पास भी तो ऐसे कुछ आइलैंड्स है जैसे कि अंडमान निकोबार, तो हम उनको इतना इकोनॉमिकली डेवलप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो इसके पीछे भी दो रीजंस हैं। तो पहला रीजन है स्मॉल एंड अनस्किल्ड पॉपुलेशन, क्योंकि ये आइसलैंड्स मेनलैंड इंडिया से काफी ज्यादा डिस्टेंस पे हैं, जिसकी वजह से मेनलैंड इंडिया के लोग इन आइसलैंड्स पे नहीं जाते हैं एंड जो ओरिजिनल लोग यहाँ पे रहते हैं वो मेन वर्ल्ड के साथ उतना ज्यादा कनेक्टेड फील नहीं कर पाते हैं। एंड अगर इस प्रॉब्लम को इंडियन गवर्नमेंट को सॉल्व करना है तो इंडियन गवर्नमेंट को काफी बड़े अमाउंट में अपने ह्यूमन एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज को यूज करना पड़ेगा। एंड सेकेंड रीजन है यहाँ की वास्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज। जो स्पीशीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी वो आपको वर्ल्ड के और किसी भी लोकेशन पे देखने को नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट इन स्पीशीज को एंड बायोडाइवर्सिटीज को प्रिजर्व रखने का प्लान कर रही है। एंड यहीं पे आता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ इंडियन गवर्नमेंट को इकोनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी एंड इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी के बीच का रास्ता चुनना पड़ेगा। एंड अगर इंडियन गवर्नमेंट इस रास्ते को फाइंड कर पाई तो डेफिनेटली अंडमान निकोबार इंडिया का मोस्ट डेवलप्ड पार्ट बन सकता है, जिससे इंडियन इकोनॉमी को काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा। नाउ फाइनली आपका इस पे क्या कहना है कमेंट सेक्शन में प्लीज लिखिए, और अगर आपने हमारी चैट जीपीटी पे ये वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज वॉच दिस वीडियो। एंड नेक्स्ट वीक हम ऐसी एक अनस्पोकन टॉक्स के साथ दोबारा आएंगे, सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर वॉचिंग मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन।